दोस्तों, कोरियन इंडस्ट्री में हाल ही में एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज को लॉन्च किया गया, जिसके देखते ही देखते दुनिया भर में फैंस हो गए। इसलिए मैंने सोचा कि आज इसी सीरीज को आपके सामने लाते हैं। IMDb पर 7.2 की रेटिंग वाली ये सीरीज आपके दिमाग की पूरी कसरत करवा देगी और साथ में हर एपिसोड का नया ट्विस्ट आपको अंत तक कहानी से जोड़े रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार वीडियो। सीरीज की शुरुआत होती है एक जैकी नाम के लड़के से, जो अभी फिलहाल फौज से अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस घर लौटा है और अब ये बेरोजगार है, इसलिए दूसरे कामों को ढूंढ रहा है। हम देखते हैं कि जैकी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और इसका सपना कनाडा जाने का है, लेकिन इसके पापा इसके अकाउंट में इसलिए पैसे जोड़ रहे हैं ताकि शादी के बाद ये खुद का घर ले सके। पर ये अपनी फैमिली की फालतू के काम करने की सलाह से तंग आ चुका है, इसलिए ये अपने घर से थोड़ा दूर रेंट पर ही एक रूम ले लेता है और वहीं रहने लगता है। अब अपने रूम को सुंदर बनाने के लिए ये एक तस्वीर मांगता है, लेकिन उसको दीवार पर टांगने के लिए इसको कीलें ठोकनी होंगी और कीलें ठोकने के लिए इसको चाहिए होगी एक हथौड़ी, जो इसके पास नहीं थी। खैर, इसके बाद इसे एक स्टोर में नौकरी मिल जाती है और रात को इसके स्टोर में दो शराबी आते हैं। उसमें से एक बाहर ही बैठ जाता है और दूसरा जैकी से सिगरेट का पैकेट मांगता है। वो इसे कम पैसे देकर बोलता है कि मुझे एक बोतल बियर और स्नैक्स भी चाहिए, मैं बाहर ही बैठा हूँ, ले आओ। फिर जैकी बाहर जाता है और कहता है कि पहले पूरे पैसे दीजिए, तभी मैं आपको सामान दे पाऊंगा। अब इसमें से एक आदमी जब गर्म होने लगता है तो उसका दूसरा साथी कहता है कि तुम इसकी बातों का बुरा मत मानो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। फिर सामान लेने के बाद वो जैकी को पैसे देता है और अपने दोस्त को कहता है कि यहाँ पर हम सिगरेट नहीं पी सकते, तुम मेरे साथ बाहर चलो। इस तरह बियर फिनिश करके वो दोनों शराबी वहाँ से चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर स्टोर का मालिक आता है और जैकी को घर जाने के लिए कहता है। फिर जैकी अपने बॉस से एक दिन के लिए हथौड़ी ले जाने की परमिशन मांगता है ताकि अपने घर की दीवार पर पेंटिंग के लिए वो कीलें ठोक सके। इसके बाद जब जैकी अपने घर जाने लगता है तो देखता है कि उनमें से एक शराबी रास्ते में ही गिरा पड़ा है। ये देखकर वो उसके दूसरे साथी को आवाज लगाता है और कहता है कि आपका दोस्त पीछे सड़क पर ही सो रहा है। तो वो शराबी कहता है कि सोने दो उसे, तुम अपने घर जाओ। फिर जब वो शराबी जाने लगता है तो जैकी उसकी पीठ पीछे उसे मुक्का दिखाता है, जिस वजह से वो शराबी पलटता है और जैकी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। फिर वो जैकी को पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या, मैंने तुम्हें कहा ना कि घर जाओ, फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। अब मार खाते वक्त जैकी को अपना स्कूल टाइम याद आता है। जब वो स्कूल में था तो बच्चे उसे ऐसे ही पीटा करते थे। खैर, अब जैकी अपने बैग में से हैमर निकालता है जो वो अपने घर की दीवार पर कील ठोकने के लिए ले जा रहा था और वो उस हैमर से शराबी का सर फोड़ देता है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और बारिश का पानी गिरने से वो शराबी होश में आ जाता है और उठकर चलने लगता है, लेकिन दुकान की शटर से टकराकर फिर से नीचे गिर जाता है। अब जैकी भी काफी घबरा जाता है कि तभी वहाँ पर एक अंधी औरत आती है जो अपने कुत्ते के साथ थी। फिर उसका कुत्ता उसे लाश के पास ले जाता है और ये देखकर जैकी और भी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं समझती और अपने डॉग को कहती है कि सड़क पर पड़ा हुआ कुछ भी नहीं खाते, चलो घर चलो। फिर उसके जाते ही जैकी अपना बैग उठाता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। वहाँ से भागकर वो सीधा अपने घर जाता है और अपने कपड़े पहनकर ही नहाने लगता है ताकि उस पर लगे खून के निशान साफ हो जाएं। इस बीच नहाते समय उसे वही शराबी दिखाई देता है जो उससे कहता है कि घर पर मेरी बूढ़ी माँ और मेरे 3 बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं हर रोज मजदूरी करके उन चारों का पेट पालता हूँ, अब उनको खाना कौन खिलाएगा, अगर तुम चुपचाप वहाँ से चले जाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़कर ले जाने लगती है। उसे पुलिस की हिरासत में देखकर उसकी माँ बेहोश हो जाती है, लेकिन तभी जैकी की नींद खुलती है और ये पुलिस का आना उसका सिर्फ एक सपना था। फिर वो रात को पड़ा पड़ा सोचता है कि पता नहीं अब तक पुलिस यहाँ क्यों नहीं आई। फिर उसे याद आता है कि जल्दबाजी में उसने अपना हैमर वहीं पर छोड़ दिया है, रात को उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर सुबह मौकाए वारदात वाली जगह पर पुलिस आ जाती है और उस जगह पर सामान की अच्छे से छानबीन करती है। शराबी के पास एक पॉलिथीन था जिसके ऊपर उस स्टोर का नाम लिखा हुआ था जहां जैकी काम किया करता था। फिर डैनी नाम का वो डिटेक्टिव उस स्टोर में जाता है और वहां से अपने लिए सिगरेट का पैकेट खरीदता है। फिर वो स्टोर के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर चंटू बंटू नाम के 2 लड़के आते हैं। फिर चंटू नाम का लड़का डैनी से लाइटर मांगता है, लेकिन डैनी कहता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता। तभी चंटू डैनी के साथ बदतमीजी करने लगता है और फिर जैसे ही डैनी का साथी बाहर आता है तो डैनी से कहता है कि इन दोनों को गाड़ी में डालो, इनकी क्लास लेनी पड़ेगी। फिर पुलिस स्टेशन में उनके पास पार्क नाम का एक पुलिस वाला आता है जो कि बहुत ही शरीफ था।
वो उन दोनों लड़कों को समझाता है ताकि आइंदा से वो किसी के साथ भी बदतमीजी से पेश ना आए। खैर, डैनी उस समय उस स्टोर के सीसीटीवी फुटेज को देख रहा था कि तभी सामने बैठा उसका साथी अपने बॉस को बताता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 लाशें थी। ऐसा लगता है कि वो दोनों आपस में ही लड़कर मर गए। फिर डैनी दोबारा उस मार्केट में जाता है और वहाँ जाकर पूछता है कि वो लड़का जो सीसीटीवी फुटेज में था वो कौन है, क्योंकि मरने वाले ने मरने से पहले उससे कुछ सामान लिया था। इतने में वहाँ पर जैकी आ जाता है और उसका साथी कहता है कि किसी का खून हो गया है और ये सर पूछताछ करने आए हैं। फिर डैनी उसे लेकर बाहर जाकर बैठ जाता है। जैकी पूछता है कि क्या हम यहीं पर बात करने वाले हैं, तो डैनी कहता है क्यों, पुलिस स्टेशन चलना चाहते हो? चलो ये बताओ कि जो आदमी कल तुम्हें मुक्का दिखा रहा था उसने तुम्हारी इज्जत का फालूदा किया, इसलिए तुमने उसे मारा ना? जैकी ये बात सुनकर डर जाता है तो डैनी कहता है कि वो मजाक कर रहा था। तो मुझे ये बताओ कि करीब 2 घंटे तक वो यहाँ पर बैठे रहे, तुम्हें पता है वो दोनों क्या बातें कर रहे थे? तो जैकी कहता है कि वो अपनी फैमिली के बारे में बातें कर रहे थे कि उनको दिन भर क्या क्या झेलना पड़ता है। ये बातें बताते बताते जैकी इतना डर जाता है कि वो सब कुछ सच सच बताने वाला ही था कि तभी वहाँ पर डैनी का साथी आ जाता है। वो बताता है कि सर एक गुड न्यूज है, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है। वो दोनों दोस्त आपस में ही लड़कर मर गए और हमको एक गवाह भी मिल गया है जिसने उन दोनों को लड़ते हुए देखा था। उन दोनों के हाथों में ईंटें थी जिससे उन दोनों ने एक दूसरे को मारा होगा। फिर पुलिस स्टेशन में उनमें से एक शराबी की पत्नी को बुलाया जाता है जो बताती है कि मेरा पति सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था, लेकिन उसका दोस्त मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रखता था। मैं अपने पति को तलाक देकर उसके दोस्त के साथ शादी करने वाली थी। फिर बाहर आकर डैनी अपने साथियों को बताता है, मुझे अब भी नहीं लगता कि उन दोनों ने एक दूसरे को मारा है, क्योंकि ईंट के ऊपर कोई भी खून का निशान नहीं था। तभी रात को जैकी का दोस्त जियोंग उससे मिलने आता है। वो पूछता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तो जैकी कहता है कि मेरा फोन खराब हो गया है। जियोंग बताता है कि आज जब मैं कॉलेज से बाहर आ रहा था तो एक पुलिस वाला मुझसे तेरे बारे में सवाल जवाब कर रहा था। उसके सवालों से मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे वो मर्डर तूने किए हों। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी वो शरीफ पुलिस वाला भागकर डैनी के पास जाता है और बताता है कि उस दिन जो हमें 2 लोगों की लाशें मिली थी उनमें से एक अपनी नकली पहचान बनाकर रह रहा था। उसकी डीएनए रिपोर्ट आई तो हमें पता चला कि वो एक सीरियल किलर था जो 2009 से गायब था और उसका नाम यो बॉय था। जैकी भी ये न्यूज जब टीवी पर सुनता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर उस दिन जैकी के हाथ हथौड़ा ना लगता तो वो किलर जैकी को ही मार डालता। इसलिए कहते हैं ना, कर्मा लौट कर आता है। इसलिए उस किलर को भी अपने किए की सजा मिल गई। फिर लास्ट में हम उसी अंधी औरत को देखते हैं जो कत्ल की रात जैकी के पास से गुजरी थी। फिलहाल वो अपने कुत्ते के साथ खेल रही थी और वो हैमर जिससे जैकी ने उस कातिल को मारा था वो उसी के घर में पड़ा था। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ये हैमर यहाँ पर कैसे आया। तो सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैकी के पीछे उस अंधी औरत का कुत्ता भाग रहा था। तभी जैकी को अपने रूम के अंदर होश आता है और उसके ऊपर खून के कुछ छींटे भी पड़े हुए थे। लेकिन ये सब कैसे हुआ आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिर जैकी अपनी मॉम से मिलने जाता है, जहाँ उसकी मॉम उसे चर्च में ले जाती है। चर्च में उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना, जहाँ तुम काम करते हो वहाँ किसी का मर्डर हो गया है, लेकिन जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। उन जैसे आदमियों के साथ यही होना चाहिए था। खैर, फिर चर्च के बाद वो अपने लिए एक नया फोन लेने जाता है, क्योंकि उसका पुराना फोन उस रात झगड़े में टूट गया था। फिर वो अपने स्टोर में जाता है और वहाँ पर काम करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर वही अंधी लेडी आती है और उससे एक सिगरेट का पैकेट मांगती है। फिर जब जैकी उसका चेहरा देखता है तो वो चौंक जाता है और फिर वो लेडी जैकी को कहती है कि तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर लगता है कि तुम मुझे पहचान गए। तुम्हें लगा होगा कि मैं अंधी हूँ, असल में मैं अंधी नहीं हूँ। मैंने उस रात खून होते हुए देख लिया था। उस रात तो मैं कुछ नहीं बोली और वहाँ से जाना ही ठीक समझा। खैर, तुम्हारे पास तुम्हारा हथौड़ा तो होगा ना? अगर नहीं है तो 2 मिलियन रेडी रखना। ये सुनकर जैकी फौरन भागकर वापस अपने मोबाइल शॉप पर जाता है, लेकिन मोबाइल वाला कहता है कि अब ये फोन वापस नहीं हो सकता, तुम इसकी सारी EMI भरकर सेकंड हैंड मार्केट में बेच सकते हो। फिर वो घर जाकर अपना बैलेंस चेक करता है, जहां उसके अकाउंट में सिर्फ 1,92,370 वॉन होते हैं। इसके बाद वो अपने बॉस के पास जाता है और उनसे कुछ पैसे एडवांस मांगता है। तो उसका बॉस कहता है कि देखो, मेरे भी कुछ रूल्स हैं जिनको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, और उनमें से एक ये है कि मैं किसी को भी कभी उधार पैसे नहीं देता। लेकिन फिर उसके बॉस को उस पर रहम आ जाता है और वो उसके अकाउंट में 5 लाख वॉन डाल देता है। इसके बाद जैकी अपनी मॉम के घर जाता है और वहाँ से उस बैंक की पासबुक और चेकबुक लेकर आता है जिस बैंक में उसके पापा उसके लिए पैसे जोड़ रहे थे।
फिर वो बैंक जाकर उन सभी पैसों को कैश करवाता है और उसके बाद वो अपने काम पर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसका बॉस आता है और पूछता है कि तुम ये बैग लटकाए हुए कहाँ घूम रहे हो। तो जैकी कहता है कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। तो उसका बॉस बताता है कि बाहर एक अजीब सी लड़की घूम रही है जिसने काला चश्मा पहना है। मुझे लगा कि वो मुझे ही घूर रही है। फिर जैकी भागकर बाहर जाता है और आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे वो लड़की नहीं मिलती। फिर उसे बाहर टेबल पर सिगरेट की खाली डिब्बी पड़ी हुई मिलती है जिसके ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ था और कल 12 बजे आने का बोला गया था। फिर अगले दिन जैकी उस अंधी लड़की से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहां वो जैकी को एक पेपर कप में कॉफी लाकर देती है और पूछती है कि क्या दूसरे को भी तुमने ही मारा है। तो जैकी कहता है कि नहीं, उसे मैंने नहीं मारा। फिर जैकी उसे पैसे गिनवाता है, जिसके बाद वो लड़की कहती है कि अब मुझे हर महीने 2 मिलियन वॉन चाहिए क्योंकि तुमने एक आदमी का खून किया है और इतने सस्ते में बच जाओगे ये तुमने कैसे सोच लिया। फिर वो उसे उसका हथौड़ा दिखाती है जिसको प्लास्टिक से रैप किया गया था ताकि उस पर लगे हुए फिंगरप्रिंट्स ना मिट पाएं। फिर वो लड़की कहती है कि जब तक तुम मुझे पैसे देते रहोगे ये राज मेरे पास ही रहेगा। फिर वो बताती है कि मेरे कुत्ते को सड़क पर से चीजें उठाकर लाना पसंद है। उस रात वही इस हथौड़े को उठाकर ले आया था। देखा जाए तो हम दोनों को किस्मत ने मिलवाया है। खैर, अब हर महीने 2 मिलियन के नाम से जैकी बहुत डर जाता है क्योंकि उसके लिए ये सब मुमकिन नहीं था। फिर वो अचानक से उसके हाथ से हथौड़ा छीन लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, इसलिए इसे मैं लेकर जा रहा हूँ। फिर वो लड़की पीछे से आवाज लगाती है कि अगर इस बात के बारे में तुम्हारे घर वालों को पता चला तो तुम्हारी माँ जीते जी मर जाएगी, तुम्हारी बहन का रिश्ता टूट जाएगा, चर्च में भी तुम्हारी माँ की बहुत बेइज्जती होगी। अब ये बात सुनकर जैकी वापस आ जाता है और फिर वो लेडी कहती है कि हथौड़ा ले जाने से तुम्हारे लिए प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी। अब तक तो तुम्हारा डीएनए मेरे पूरे घर में फैल गया होगा, फिर मेरी गवाही तक फॉरेंसिक टीम सच तक पहुंच जाएगी। अगर तुम ये भी साबित कर दोगे कि तुमने अपने बचाव में उसको मारा तो भी कम से कम 15 साल की सजा तो तुम्हें होगी ही। मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ ना बोलकर तुम्हारी मदद ही कर रही हूँ, इसलिए अब तुम ही बताओ कि तुम्हें मदद चाहिए या नहीं। तो जैकी कहता है कि मुझे मदद चाहिए। तभी जैकी को महसूस होता है कि इस तरह तो ये लेडी उसको अपना गुलाम बनाकर रखेगी और उस पर हुकूमत चलाएगी और अपनी सारी बातें मनवाएगी, इसलिए वो उस हथौड़े से उसका भी काम तमाम कर देता है। फिर वो अपने सारे रुपए इकट्ठा करता है और अपना हथौड़ा लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन गलती से वो जगह जगह पर खून के निशान छोड़ आता है। इस बीच उस औरत का प्यारा कुत्ता भागकर उसके पास जाता है और उसका खून चाटने लगता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं और दूध वाला हर रोज की तरह दूध के पैकेट रखकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो घर के अंदर झांक कर देखता है क्योंकि 2-3 दिन से किसी ने भी पैकेट उठाए नहीं थे। फिर वो लाश देखकर पुलिस को बुला लेता है, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस की टीम पहुँच जाती है और उस दूध वाले से पूछताछ करती है। जब डिटेक्टिव डैनी अंदर जाता है तो डिटेक्टिव पार्क उससे पूछता है कि सर, क्या कुत्ते को अपने मालिक और खाने में फर्क नहीं पता? भूख लगी तो वो अपने मालिक के जख्म को ही खा गया। फिर वो उस कुत्ते को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुत्ता एक जगह पर खड्डा खोद देता है जिसके अंदर पुलिस वालों को कंकाल दिख जाता है। फिर वो सभी पुलिस वाले इकट्ठा होकर उस गड्ढे में से पूरे कंकाल को बाहर निकालते हैं और यहाँ भी दरअसल एक नहीं बल्कि 2 आदमियों के कंकाल थे। फिर उनका बॉस उनसे पूरे मामले के बारे में पूछता है तो उनमें से एक पुलिस वाला बताता है कि हमने वो दोनों कंकाल फॉरेंसिक में भेज दिए हैं, इसलिए जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम आपको सूचना दे देंगे। अब दूसरे वाले मर्डर को 4 दिन बीत चुके थे और जैकी 4 दिनों से अपने रूम में बंद था। उस रूम में बंद होकर उसे ये पता चला कि इंसान 4 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है और इसके अलावा और कितने दिन जिंदा रह सकता है ये पता चलना अभी बाकी था। फिर उसके पास उसके दोस्त का 32वीं बार फोन आता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। वो सोचता है कि मैंने एक मर्डर किया है, लेकिन पुलिस वाले मुझे पकड़ने क्यों नहीं आ रहे। तभी एक पुलिस वाला फॉरेंसिक की रिपोर्ट लेकर पार्क के पास जाता है और बताता है कि इस कुत्ते ने हर उस जगह को चाट लिया है जहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट्स मिल सकते थे। अब पुलिस वाले कुत्ते को ही अपने ऑफिस में ले आते हैं, लेकिन उनके सीनियर ऑफिसर को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो सभी को डांटते हैं क्योंकि उनकी नजरों में ये कुत्ता आदमखोर था और किसी को भी खा सकता था। खैर, दूसरी तरफ जैकी खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी कोई जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगता है। वो देखता है कि बाहर उसका दोस्त आया था। फिर वो अपने दोस्त को उधार में मांगे हुए पैसे वापस कर देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है।
लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मैं पैसों के लिए यहाँ पर नहीं आया था। तभी जब पार्क रात को अपने ऑफिस में ही सो रहा था तो उसका बॉस जाकर उसे एक लेटर देता है और कहता है कि तुम इस कुत्ते को इस पते पर पहुंचा दो, फिर इसका क्या करना है, जिंदा रखना है या मारना है वो खुद देख लेंगे। पार्क कहता है कि इसका मतलब ये पाप आप मुझसे ही करवाओगे। फिर जब वो उस कुत्ते को लेकर जा रहा था तो उस कुत्ते को जैकी की खुशबू आ जाती है, जो अपने अपार्टमेंट में बैठकर सैड सॉन्ग्स सुन रहा था। फिर पार्क उस कुत्ते को कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे मरवाने के लिए नहीं बल्कि अपने घर ले जा रहा हूँ। अब वहीं पास में ही वो चंटू बंटू भी बैठे हुए थे, जिनकी डिटेक्टिव डैनी ने पुलिस स्टेशन में लाकर क्लास लगाई थी। फिर चंटू अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक बियर की बोतल को तोड़कर उसके पेट में मार देता है और ये देखकर कुत्ता वहाँ से भाग जाता है और ये दोनों लफंगे भी वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद पार्क दर्द से कराहने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता। इतने में जैकी भी अपने अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है और अपने मोबाइल में न्यूज देखता है कि जिस लेडी को उसने मारा था उसने अपने माता पिता को मारकर अपने ही गार्डन में दफना रखा था। फिर वो मन ही मन सोचता है कि मैंने 2 लोगों को मारा और दोनों ही बुरे इंसान थे, मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला, ऐसा लगता है कि ऊपर वाला भी मेरे साथ है। तभी वो दोनों लफंगे एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे, जहाँ बंटू चंटू को उस पुलिस वाले को मारने के लिए डांटता है और फिर चंटू बंटू से सिगरेट मांगता है। तभी बंटू कहता है कि सिगरेट की डब्बी भागते समय गिर गई। तभी उनको सामने से जैकी आता हुआ दिखाई देता है और वो दोनों फिर से उसको लूटने का प्लान बनाते हैं। जब वो दोनों जैकी के पास जाते हैं तो जैकी चंटू के कपड़ों पर लगा खून देख लेता है और समझ जाता है कि ये बुरे इंसान हैं। फिर उसकी बॉडी इन दोनों को भी मारने का सिग्नल देती है, ठीक वैसा सिग्नल जैसा सिग्नल उसे पहले 2 मर्डर्स करते समय मिला था। फिर जब सुबह होती है तो उन दोनों ही लफंगों की लाशें पास के ही एक बड़े से खड्डे में पड़ी हुई मिलती है और जैकी पहले की तरह अपने रूम में लेटा हुआ मिलता है। फिर जब जैकी को होश आता है तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। फिर वो देखता है कि उसके पास फर्श पर ही हथौड़ा, ईंट और स्लिप पड़ी हुई है। फिर वो उस स्लिप को खोलकर देखता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करो। दरअसल ये स्लिप उन लोगों ने छोड़ी थी जो जैकी को बेहोशी की हालत में घर छोड़ने आए थे, लेकिन वो लोग कौन थे ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। खैर, अब तीसरा एपिसोड शुरू होता है जहां हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सियोन नाम की वही लड़की हमें दिखती है जो पहले जैकी को ब्लैकमेल कर रही थी। अब एक बार वो अपनी कजिन्स के साथ शराब पी रही थी और नशे में पूरी तरह से धुत थी। उस समय उनके कमरे में गैस लीक हो रही थी, लेकिन नशे में उनको पता ही नहीं चला और जैसे ही सियोन ने सिगरेट जलाने के लिए लाइटर जलाया वहाँ विस्फोट हो गया और इसी कारण से उनके शरीर के कुछ हिस्से जले हुए थे। फिर यही तरीका उसने अपने माँ बाप को मारने के लिए अपनाया, क्योंकि उसने अपने माँ बाप के नाम से 8 अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी। लेकिन जब वो ऐसा करने की कोशिश करती है तो गैस की बदबू के कारण उसकी माँ की आंखें खुल जाती हैं और फिर वो बाहर आकर अपनी बेटी से पूछती है कि गैस की बदबू क्यों आ रही है। तो सियोन कहती है कि क्या माँ, आपने भी सारा प्लान चौपट कर दिया। और ऐसा कहकर वो एक बड़ा सा छुरा लेती है और अपने माँ बाप को मारकर घर के गार्डन में ही दफना देती है। आपने सुना तो होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो सियोन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने अपने माँ बाप के साथ किया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ डिटेक्टिव डैनी और उसका साथी दोनों सियोन की कजिन से मिलने आते हैं। डैनी उससे कहता है कि हम आपकी कजिन सियोन के बारे में जानना चाहते हैं। सियोन की कजिन बताती है कि वो बहुत ही घमंडी टाइप की लड़की थी, दूसरों को दर्द देने में उसे बहुत मजा आता था। अब कुछ दिन बाद जब पार्क ठीक होता है तो वो अपने ऑफिस में जाता है और सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। पार्क कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि कोई मुझ जैसे बंदे को भी मारना चाहेगा। जब उसने मेरे पेट में कांच की बोतल मारी तो मैंने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन मेरे पेट से खून की बाढ़ आने लगी और मैं तो उसको देखकर बेहोश ही हो गया। लेकिन उनको किसने मारा इसका कुछ पता चला तो फिर उसका बॉस उसे कहता है कि उन दोनों को किसने मारा हमें कुछ पता नहीं चला, लेकिन तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। ऐसा करो, तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। लेकिन पार्क कहता है कि सर, मैं अगर घर पर रहूंगा तो और ज्यादा बीमार हो जाऊंगा, इसलिए मुझे ऐसे ही काम में हाथ बटाने दीजिए। अब नेक्स्ट डे पर डैनी जब अपने साथी के साथ बंटू के फ्यूनरल पर जाता है तो उसकी माँ उसके कान के नीचे एक थप्पड़ देती है और कहती है कि आज तक मेरे बेटे ने एक मच्छर भी नहीं मारा और तुम लोग उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। तुम जाकर उसके कातिल को ढूंढो। फिर डैनी बाहर जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। डैनी का साथी कहता है कि सर, उस औरत ने अपना बेटा खोया है, आपको थोड़ी नरमी दिखानी चाहिए थी। तो डैनी कहता है तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ, जिन्हें तुम बेगुनाह समझ रहे हो वो लोग गुनहगार थे। वो बताता है कि एक बार बंटू ने एक सियाओ नाम की लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया
फिर स्कूल की छुट्टी के बाद उन दोनों ने सियाओ के साथ गलत काम किया और उसे मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ कोई आ गया और उसे हॉस्पिटल ले गया, लेकिन वो लड़की उस हादसे को भुला नहीं पाई। फिर ठीक 1 महीने बाद उसने खुदकुशी कर ली। फिर उसके फ्यूनरल वाले दिन एक औरत वहाँ पर आकर उसके घर वालों के साथ हंगामा करने लगी। ये वही औरत थी, लेकिन इसका बेटा आसानी से छूट गया क्योंकि उस समय वो माइनर था। इसके बाद वो दोनों लड़के मारपीट, चोरी चकारी जैसे काम करते रहे। उस लड़की के बाप की नजरों में वो दोनों गुनहगार थे। अगर वो मेरी बेटी के साथ ऐसा करते तो मैं उन्हें कब का मार चुका होता। फिर डैनी दोबारा से स्टोर में जाता है और सियोन की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ये लड़की यहाँ पर आई थी। तो ओनर बताता है कि मैंने इसे देखा था, ये एक दिन स्टोर के बाहर ही घूम रही थी। फिर वो जैकी के बारे में पूछता है तो ओनर बताता है कि उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। वो मुझसे 1 महीने का एडवांस लेकर गया और आज तक वापस ही नहीं आया। वो बताता है कि जब वो लड़की बाहर आई थी तो उसे जैकी ने भी देखा था। खैर, उधर दूसरी तरफ जैकी उस लिस्ट में लिखे हुए टेलीग्राम नंबर पर मैसेज करता है तो दूसरी तरफ से मैसेज आता है कि नाइस टू मीट यू मिस्टर जैकी। अपना नाम पढ़कर जैकी डर जाता है और फिर अगले दिन डैनी का साथी उस लड़की के बाप के पास जाता है जिसने चंटू बंटू के गलत काम के बाद खुद को खत्म कर लिया था। उस लड़की का बाप बताता है कि मेरी बेटी बहुत ही भोली थी, वो सबका भला करती थी और आसानी से किसी की भी बातों में आ जाती थी। चंटू बंटू ने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया, इसलिए मैंने ही उन दोनों को खत्म कर दिया। अब दूसरी तरफ जैकी भी परेशान था, इसलिए वो पुलिस स्टेशन फोन करके कहता है कि मुझे सरेंडर करना है। पुलिस वाला कहता है कि नेकी और पूछ आ जाओ पुलिस स्टेशन। फिर वो ईंट और हथौड़ा अपने बैग में रखता है और घर से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ डैनी जब अपने पुलिस स्टेशन जाता है तो देखता है कि उसका साथी और उसका बॉस सियाओ के पिता का बयान ले रहे होते हैं। सियाओ का पिता बताता है कि उन दोनों ने खूब शराब पी रखी थी, इसलिए मैंने मौके का फायदा उठाया और उन दोनों को मार दिया। फिर कुछ देर बाद डैनी सियाओ के पिता के पास जाता है और उन्हें एक पेपर पर साइन करने को कहता है। फिर उसको साइन करता हुआ देखकर डैनी कहता है कि आप इल्जाम अपने सर पर क्यों ले रहे हो? मैं जानता हूँ आपने उन लड़कों को नहीं मारा क्योंकि मारने वाला राइट हैंडेड था और आप लेफ्ट हैंडेड हैं। तभी उसका बॉस वहाँ पर आ जाता है और उसे बाहर आने को कहता है। बाहर ले जाकर उसका बॉस पूछता है कि तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? हमारे पास उसकी स्टेटमेंट है, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। डैनी कहता है कि वो कुछ भी कहेगा तो हम मान थोड़े ना लेंगे। जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता हम पूछताछ जारी रखेंगे क्योंकि ये हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। फिर उसका बॉस चला जाता है। तभी डैनी का साथी बताता है कि हमने उस औरत को बता दिया है कि आपके बेटे का कातिल कौन है। डैनी पूछता है कि सियाओ का फादर कहाँ है तो जेम्स बताता है कि हमने उनको घर भेज दिया है। सियाओ के पापा घर जाते समय उस रात की घटना को याद कर रहे थे, लेकिन तभी बंटू की माँ तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर लाती है और सियाओ के पिता को उड़ा देती है। फिर वहाँ पर डैनी और उसका साथी भी आ जाते हैं। डैनी को पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। फिर रात को जैकी अपने बचे हुए पैसे अपने अकाउंट में जमा कर देता है और फिर जैसे ही बैंक से बाहर निकलता है तो 2 बाइक सवार उसका बैग छीनकर ले जाते हैं। अब गिरने के कारण जैकी को काफी चोट आती है। फिर दूर कहीं पर जाकर वो उसका बैग चेक करते हैं, लेकिन बैग में पैसे नहीं थे। फिर वो उस बैग को पानी में फेंक देते हैं और जैकी को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डैनी भी उस समय हॉस्पिटल में आता है क्योंकि उसको सियाओ के पिता का हालचाल लेना था। डैनी पूछता है कि खुद को कातिल साबित करने की कोई तो वजह होगी, यूं ही कोई किसी के इल्जाम को अपने सर पर नहीं लेता। सियाओ के पिता कहते हैं कि वो इसी लायक थे, इसलिए मैंने उनको मारा। उनको उनकी सजा देकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। डैनी कहता है सजा देने के लिए कानून बना है। खैर छोड़ो, कल मिलते हैं। फिर कुछ देर बाद नर्स सियाओ के फादर का टेस्ट लेने के लिए उनको लॉबी में ही छोड़ देती है। फिर वो अपना फोन निकालकर टेलीग्राम चेक करता है जिसमें जैकी का मैसेज आया हुआ था, यानी कि वो स्लिप सियाओ के पापा ने ही वहाँ पर छोड़ी थी। तभी उनकी नजर जैकी पर पड़ती है। फिर वो तेज स्पीड में अपनी व्हील चेयर को चलाकर उसका पीछा करते हैं, लेकिन आगे जाकर वो गिर जाते हैं। तभी जैकी उनको देख लेता है और उनकी हेल्प करने के लिए उनके पास आता है। फिर वो कहते हैं कि जैकी, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले हैं, इसलिए तुम अभी यहाँ से चले जाओ। जैकी पूछता है कि क्या आप मुझे जानते हैं? तो वो कहते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ जानना है। तुम घर जाकर टेलीग्राम चेक करना और बेटा प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो चंटू बंटू को मारने के लिए जैकी का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। अब डैनी भी उस समय हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद था, इसलिए वो कार में बैठते समय जैकी को देख लेता है, जिससे उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो उसका पीछा करने लगता है।
सियाओ के पिता हॉस्पिटल में अपनी बेटी के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद कर रहे थे और इसी बीच वो बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा लेते हैं और अपनी बेटी की याद में हमेशा के लिए चैन की नींद सो जाते हैं। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो उन दोनों लफंगों को मारने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। तो वो देखते हैं कि उनकी फाइट जैकी से हो जाती है। फिर जैकी उन दोनों को मार देता है और खुद भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। उधर डैनी अभी भी जैकी का पीछा कर रहा था, लेकिन तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है। नर्स बताती है कि मिस्टर कंग ने खुद की जान लेने की कोशिश की है, आप जल्दी आ जाइए। फिर डैनी जैकी का पीछा छोड़कर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ जैकी अपना फोन निकालकर टेलीग्राम चेक करता है और देखता है कि किसी ने वो अकाउंट डिलीट कर दिया है। फिर जैकी को याद आता है कि जिस रात मैंने चंटू और बंटू को मारा था, उस रात मुझे 2 आदमियों ने घर छोड़ा था। उनमें से एक मिस्टर कंग थे, लेकिन उसे दूसरे वाले का पता नहीं था। अब 3rd एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि जैकी की माँ और बहन उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वो रिसेप्शनिस्ट से उस रूम का दरवाजा खुलवाती हैं। रूम की हालत देखकर जैकी की माँ कहती है कि हे भगवान, क्या मेरा बेटा ऐसी जगह पर रहता था? तभी उसे वहाँ पर एक लेटर मिलता है। अब इस लेटर में क्या लिखा था ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। खैर, अब 4th एपिसोड में हम देखते हैं कि एक बिजनेसमैन होटल से पार्टी करके बाहर आता है। फिर जब वो अपनी कार के पास जाता है तो अंधेरे में एक आदमी को खड़े देखता है। फिर वो उसे अपना ड्राइवर समझकर कहता है कि जल्दी आ जाओ, हम लेट हो रहे हैं। उस आदमी ने ओनली फॉर हीरोज नाम की जैकेट पहनी हुई थी और ये वही नाम था जिस नाम से जैकी को टेलीग्राम पर मैसेज आते थे। फिर वो कार स्टार्ट करके कार को वहाँ से ले जाता है, लेकिन तभी उस बिजनेसमैन के पास उसके ड्राइवर का फोन आता है। वो कहता है कि सर, मैं पार्किंग लॉट में खड़ा हूँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? फिर वो बाहर झांकता है और कहता है तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? फिर जो भी उस कार को ड्राइव कर रहा था वो उस बिजनेसमैन को शॉक देकर बेहोश कर देता है। फिर अगले दिन उस बिजनेसमैन की लाश नदी में पाई जाती है। तभी रात को डिटेक्टिव ली स्टोर में जाती हैं और जैकी के बारे में पूछती हैं, लेकिन ओनर बताता है कि 4 महीने हो गए हैं, वो नौकरी छोड़कर चला गया है। दोस्तों, जैकी पता नहीं कहाँ चला गया था, लेकिन उसकी फैमिली ने उसका सारा कर्जा उतार दिया था जो भी उसने लोगों से उधार ले रखा था। अब पार्क भी रिटायर हो गया था, इसलिए वो अपने सामान को लेकर अपने घर जा रहा था। इन 4 महीनों में वहाँ पर कई कत्ल हुए, जिनके लिए स्टेशन में स्पेशल टीम बुलाई गई, लेकिन टीम के हाथ कुछ नहीं लगा, इसलिए स्पेशल टीम को वापस भेज दिया गया। तभी एक दिन डैनी का साथी जेम्स कहता है कि इन लोगों को ये केसेस हमें सौंप देने चाहिए, आखिर हमने केस पर इतनी मेहनत जो की है। तो डैनी कहता है कि ये कौन सा यहाँ पर काम करने आए थे, ये तो बस यहाँ पर काम का दिखावा करने आए थे। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव ली आ जाती है और वो कहती है तो आपको ये लगता है हम यहाँ पर काम करने का दिखावा कर रहे थे? खैर, मैं आपको एक बात बता दूं कि सबूत न मिलने पर हालातों पर इल्जाम लगाए जाते हैं, जज्बातों पर नहीं। तो डैनी कहता है कि तुम अपनी नाकामयाबी का इल्जाम हम पर लगा रही हो ताकि तुम्हारी कॉलर पर कोई दाग ना लगे। ये बात सुनकर ली हंसने लगती है और कहती है कि हर शुक्रवार रात 10 बजे टीवी पर मेरा प्रोग्राम आता है, उसे देखा करो। अगले सीन में हम जिन नाम के एक यूट्यूबर को देखते हैं जिसको गेमिंग के साथ साथ क्राइम के रिगार्डिंग बात करना पसंद थी। तभी उसके घर की बेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलकर देखता है तो बाहर डिटेक्टिव डैनी को देखकर हैरान हो जाता है। अब डिटेक्टिव डैनी अपने केस के रिगार्डिंग जिन की हेल्प लेने के लिए आया था। जिन कहता है कि कितनी अजीब बात है ना, आप लोगों को इस केस के रिगार्डिंग एक भी सबूत नहीं मिला है। इससे पता चलता है कि पुलिस आजकल काम पर ध्यान नहीं दे रही है। डैनी कहता है लेकिन हमने तुमको तो पकड़ लिया था ना। तो जिन कहता है कि ये तो बहुत ही पुरानी बात है, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? डैनी कहता है कि अब ये बातें छोड़ो और इस केस पर ध्यान देकर बताओ कि तुम्हें क्या समझ में आता है। जिन बताता है कि शुरुआती केसेस को देखकर तो ऐसा लगता है कि सारे हादसे अनजाने में हुए हैं, लेकिन ये वाला केस देखकर लगता है कि किलर ने जानबूझकर चाकू मारा है। उसने कई बार चाकू से वार किया, जैसे वो धीरे धीरे इस काम में एक्सपर्ट होता गया। लेकिन एक बात अजीब भी है, उसने जितने आदमियों को मारा वो सबके सब क्रिमिनल्स थे। तभी वहाँ की बेल बजती है क्योंकि बाहर डिलीवरी बॉय आया हुआ था। फिर जिन उससे खाने का सामान लेकर अंदर आ जाता है कि तभी डैनी फोन करके अपने साथी को अंदर आने के लिए कहता है। फिर वो जिन को देखकर कहता है कि तुम्हें इन केसेस के बारे में इतनी डिटेल में कैसे मालूम है? अब तो तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। जिन कहता है कि आप अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास वारंट नहीं है। फिर डैनी कहता है कि या तो चुपचाप शराफत से हमारे साथ चलो और कुछ सवालों का जवाब देकर वापस आ जाना, या फिर मैं वारंट के साथ आऊंगा और अच्छे से तुम्हारी इज्जत उतारूंगा।
खैर, इसके बाद वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर उसका बयान सुनने के लिए अपने बॉस को बुलाते हैं। उसका बॉस कहता है कि ये सब फालतू बकवास सुनने के लिए मुझे बुलाया था, मैं अब घर जा रहा हूँ और इस मोटू को भी जाने दो। फिर रूम से बाहर जाकर डैनी का साथी कहता है कि सर, इसने सारी जानकारी नेट से हासिल की थी, इसलिए हम इसको अंदर नहीं रख सकते। इसके बाद डैनी जिन को अपनी कार में बैठाकर घर छोड़ने जाता है। उस समय जिन का मूड ऑफ था। फिर जब डैनी उसे कहता है कि मुझे इस केस से रिलेटेड कोई सुराग नहीं मिल रहा, तो जिन कहता है इससे मेरा क्या लेना देना, पुलिस वाले आप हैं, ये आपका काम है। तो डैनी कहता है कि तुम भी तो यूट्यूब पर यही करते हो, इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हें कुछ भी पता चला और तुमने मुझे नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर जब डैनी रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खा पी रहा होता है तो उसकी नजर सियोन के कुत्ते पर पड़ती है और वो उसका पीछा करने लगता है। वो देखता है कि वो डॉग इधर उधर से खाने का सामान उठाकर लाता है और सियोन के घर में ले जाकर रख लेता है। ये देखकर डैनी बहुत दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ जिन अपने घर में खिलौनों को चेक कर रहा था, क्योंकि डैनी खिलौनों की गर्दन टेढ़ी मेढ़ी कर गया था। तभी उसके घर की फिर से बेल बजती है और बाहर एक डिलीवरी बॉय आया था। वो जिन के लिए एक तोहफा लेकर आया था और वो डिलीवरी बॉय कोई और नहीं बल्कि जैकी था। जिन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर संभल कर आना चाहिए, एक पागल डिटेक्टिव हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। फिर जब जैकी नीचे जाता है तो एक डिटेक्टिव उससे पूछताछ करता है। उस समय डैनी जेम्स के साथ कार में बैठा हुआ था। तो जेम्स पूछता है, सर आप इस यूट्यूबर के पीछे क्यों पड़े हो? तो डैनी बताता है कि कई साल पहले मैं एक कातिल के पीछे पड़ा था और ये यूट्यूबर उसे बचा रहा था और मुझे शक है कि अब ये भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। तभी दूसरा डिटेक्टिव कार के अंदर आ जाता है और बताता है कि जिनके घर में एक और डिलीवरी बॉय आता है जो कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता। फिर डैनी जैकी को देख लेता है और अपने साथियों को जल्दी से उस डिलीवरी बॉय का पीछा करने के लिए कहता है और खुद भागकर जिनके पास जाने लगता है। जिनके रूम में जाकर वो उसके कंप्यूटर की केबल को उखाड़ देता है और पूछता है कि मर्डर विक्टिम्स को तू ही चुनता है ना? दूसरी तरफ डैनी के साथी डिलीवरी बॉय का पीछा कर रहे थे। फिर वो एक रेड लाइट पर रुक जाते हैं। तभी जेम्स कार से नीचे उतरता है और भागकर डिलीवरी बॉय को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डिलीवरी बॉय वहाँ से चला जाता है। फिर जेम्स काफी दूर तक उसका पीछा करता है और आखिर में उसे पकड़ ही लेता है। दूसरी तरफ डैनी जिन को पीट रहा था। जिन कहता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये कानून के खिलाफ है। फिर डैनी उसके खिलौने तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर जेम्स उस डिलीवरी बॉय को लेकर आ जाता है। डैनी पूछता है कि ये तुम किसको पकड़ कर ले आए? मैंने इसे लाने को नहीं कहा था। तभी डैनी के पास उसके बॉस की कॉल आती है। वो कहते हैं कि तू उसको मार क्यों रहा है? तेरी वीडियो इंटरनेट पर ऑनलाइन चल रही है। अब इससे पहले कि यहाँ पर कोई हंगामा हो तू वहाँ से फौरन निकल। फिर डैनी कंप्यूटर ऑन करके चेक करता है कि उसने कहाँ-कहाँ कैमरा लगा रखे हैं। तभी बाहर से पुलिस वालों की आवाज आती है कि दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। फिर डैनी बैटमैन के पोस्टर के पीछे लगा कैमरा उखाड़ देता है और जिन को ऐसी नजरों से देखता है कि अब तुझे कौन बचाएगा। फिर जिन एक 360 कैमरा लेकर उसमें वीडियो बनाने लगता है और ये देखकर डैनी को गुस्सा आ जाता है और वो जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो जेम्स उसे रोक लेता है और इसी बीच डिलीवरी बॉय वहाँ से दरवाजा खोलकर भाग जाता है। फिर पुलिस वाले अंदर आकर डैनी को पकड़ लेते हैं। अब 4 महीने पहले क्या हुआ था मैं आपको ये बताता हूँ। दरअसल 4 महीने पहले जैकी अपने रूम में अपने मॉम डैड के लिए एक लेटर छोड़ गया था जिस पर लिखा था कि डियर मॉम डैड, मैं अब तक अपने मकसद को समझ नहीं पाया, इसलिए मैं अपनी जिंदगी के खास मकसद को ढूंढने के लिए कनाडा जा रहा हूँ, इसलिए बिना बताए जाने के लिए मुझे माफ कर देना। फिर जब वो एयरपोर्ट पर बैठा था तो वो टीवी में न्यूज सुनता है कि जिन 2 लड़कों का उसने खून किया था वो अपने हाई स्कूल के समय से ही क्राइम करते थे। ये न्यूज सुनकर वो थोड़ा खुश हो जाता है और फिर वो नेट पर ओनली फॉर हीरोज लिखकर सर्च करता है, लेकिन इस नाम से उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो ट्रेन में बैठकर बुसान के लिए चला जाता है, लेकिन कनाडा जाने के लिए उसके अकाउंट में बैलेंस कम था। फिर जब बुसान पहुंचकर ट्रेन खाली होती है तो एक अनाउंसमेंट के साथ जैकी की आंखें खुलती हैं कि ये ट्रेन आगे नहीं जाएगी। फिर वो देखता है कि उसके पास एक लड़का बैठा हुआ है। वो लड़का कहता है कि ओनली फॉर हीरोज मैं ही हूँ, इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर वो जैकी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और कहता है कि हम दोनों मिलकर इस दुनिया के लिए काफी बेहतर काम कर सकते हैं। फिर वो बताता है कि मिस्टर कंग के साथ मैं ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने आया था। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वो तुम ही हो। तुम जानते हो तुम्हारे पास कुछ खास पावर्स हैं। देखो, तुम जिनको भी मारते हो वो सभी क्रिमिनल्स निकलते हैं और दूसरा, तुम्हें कभी भी सबूत छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सारे सबूत अपने आप ही मिट जाते हैं। ऊपर वाला भी
चाहता है कि तुम यही काम करते रहो और समाज से गंदगी हटाते रहो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं वो सब तुम्हें दूंगा। मेरे पास 50 मिलियन वॉन है, मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा। फिर तुम अपना कनाडा जाने का सपना भी पूरा कर सकते हो। जैकी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। फिर अगले दिन जिन उसे समझाता है कि जो भी बुरा आदमी तुम्हारे पास आएगा तुम्हारा उसको मारने का दिल करेगा। जैकी कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर रूम में जाकर वो जिन से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि मेरे और भी पार्टनर्स हैं, तो वो कहाँ हैं? तो जिन कहता है कि एक से तो तुम हॉस्पिटल में मिल चुके हो, जो थे मिस्टर कंग, और दूसरे से ना मिलो तो ही अच्छा है। मेरे पीछे एक अलमारी है जिसमें से तुम्हें जो भी सामान चाहिए वो ले सकते हो। फिर वो जिन की अलमारी खोलता है और उसके पीछे बने रूम के अंदर घुस जाता है। वो रूम बहुत ही अजीब चीजों से भरा पड़ा था और वहाँ क्रिमिनल्स की फाइल्स, अजीब अजीब तरीके के हथियार और इसके अलावा और भी बहुत कुछ था। फिर जैकी वहाँ से अपने लिए एक हथियार चुनता है और दरवाजे के पीछे टंगी हुई जैकेट पहन लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अब वो अपने अगले शिकार की तलाश करता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि क्या सच में उसे मर्डर करने की फीलिंग्स आएगी। तभी वो एक बिजनेसमैन से टकरा जाता है और फिर उसके अंदर उसे मारने की फीलिंग्स आ जाती हैं। ये असल में वही बिजनेसमैन था जिसको हमने इस एपिसोड की शुरुआत में देखा था। अब जैकी उसको किडनैप करके समुद्र के किनारे ले जाता है और एक चेयर के साथ बांध देता है। बिजनेसमैन कहता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो जैकी कहता है कि अगर तुमने कुछ गलत काम किया ही नहीं है तो मुझे तुम्हें मारने का मन क्यों कर रहा है? तुमने कुछ गलत किया ही होगा जो तुम मुझसे टकरा गए। तो बिजनेसमैन कहता है कि मैंने तुमसे माफी मांगी तो थी, अब टकराने के लिए तुम मुझे मार दोगे क्या? तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और वो बिजनेसमैन के मोबाइल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके खोल लेता है। फिर उनको उसकी गैलरी के अंदर कुछ ऐसी वीडियोस मिलती हैं जिसमें उसने किसी लड़की के साथ जबरदस्ती गलत काम किया था। फिर बिजनेसमैन चिल्लाता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। लेकिन जैकी अपना चाकू निकालता है और उसका काम तमाम कर देता है। फिर अगले दिन सुबह उसकी लाश पानी में तैरती हुई मिलती है। अब जैकी जिन को कहता है कि मुझे जीने का मकसद मिल चुका है। फिर वो अपनी जिम में जाता है और अपना लॉकर खोलकर वहाँ से अपना बैग निकालता है जिसमें उसके हथियार पड़े थे। अब जिन उसको जिसकी भी वीडियो भेजता था जैकी उसका काम तमाम कर देता था। पुलिस अब तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई थी, इसलिए उनका सीनियर उन्हें डांटता है। फिर अपने सीनियर से गालियां खाने के बाद कुछ पुलिस वाले अपने सीनियर को ही पीट देते हैं। इसके बदले उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है जिसमें डैनी भी बिना कुछ किए सस्पेंड हो जाता है। दूसरी तरफ जैकी अब भी क्रिमिनल्स को चुन चुन कर मार रहा था। अब उसे इस काम को करने में मजा आने लगा था, लेकिन डिटेक्टिव डैनी की जिंदगी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। अब लास्ट में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो एक डिलीवरी बॉय को जैकी की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुमने इसे देखा है? तो वो डिलीवरी बॉय कहता है कि ये तो जैकी है। पुलिस वाला पूछता है कि ये कहाँ मिलेगा, मुझे इससे कुछ बात करनी है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डैनी जैकी को पकड़ने के लिए क्या करता है। क्या जैकी की किस्मत जो अब तक उसे बचाती आई है तो क्या आगे भी बचा पाएगी? और ये जो नया पुलिस वाला आया है ये आखिर क्या करने वाला है, क्योंकि ये तो जैकी के ठिकाने पर ही पहुंच गया था। तो दोस्तों अगली वीडियो मिस मत करना और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी ही शानदार सीरीज आपके सामने लाता रहूंगा। तो दोस्तों मैं मिलूंगा अब आपसे अगले पार्ट की वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।